अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ रफीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से। नाज़रीन, 10 दिन रह गए हैं आम इंतखाबात को और सियासी जमातें मैदान में अपने अपने वोटर्स के सामने जा रही हैं, अपने अपना बयानिया रख रही हैं, अपने अपने मंशूर रख रही हैं और एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात का सिलसिला भी जारी है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी तो पहले दिन से उन्होंने नवाज शरीफ साहब को और नून लीग को टेक ऑन किया हुआ है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मुनाजरे का कहा, शहबाज शरीफ साहब ने मुनाजरे का चैलेंज कबूल कर लिया, फिर यकायक ऐसा हुआ कि उन्होंने उधर से यू टर्न लिया और अब वो कहते हैं कि मुनाजरा करना कोई गलत बात नहीं, लेकिन बहरहाल हमारे मुल्क में रिवाज नहीं है। रिवाज तो बहुत सारी चीज़ों का नहीं है और ये हेल्दी डिबेट होती कि अगर पार्टी के सरबराहान खड़े होते, लाइव जाते और आवाम को पता लगता कि किस पार्टी का क्या मंशूर है, क्योंकि वादे वही कुछ और किए जा रहे हैं और मंशूर कुछ और सामने आ रहा है। जैसे कि नून लीग ने कहा 300 यूनिट हम आवाम को फ्री देंगे, लेकिन मंशूर में तो ऐसी कोई बात सामने नहीं आई कि 300 यूनिट फ्री देंगे। अगर 300 यूनिट फ्री देने के लिए ऐलान किया गया तो मंशूर में भी उसका होना जरूरी था। इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब का किसी से मुकाबला नहीं, उनका माजी की कारकर्दगी से मुकाबला है। माजी की कारकर्दगी में ऐसी क्या आवाम को आसूदगी हासिल हुई कि अब आवाम जो है वो इनको वोट देगी, इनको सामने लेके आएगी और मुल्क की बागडोर इनके पास आएगी। यार, ये तो आवाम का फैसला है कि 8 तारीख को आवाम किसको वोट देती है और किसको अगली हुकूमत बनाने का मौका मिलता है। लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग, मैं तो एतवातर से ये बात कह रहा हूं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो आपस में तनकीद है, जो मामला है, वो नूरा कुश्ती है या वाकई ही ये एक दूसरे के ऊपर सही मानों में तनकीद कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि अभी सिर्फ इसलिए तनकीद की जा रही है कि ग्राउंड रियलिटी ये है कि पीडीएम वर्सेस पीटीआई का इलेक्शन तस्वुर हो रहा था। अब ये इस तरह की गेम बनाई जा रही है कि नहीं, पीडीएम में हम मौजूद जरूर है, लेकिन हम अब अलग-अलग हैं और पीपल्स पार्टी ये कोशिश कर रही है कि पीटीआई के आज़ाद लोगों को वोट ना पड़े और पीपल्स पार्टी को वोट पड़े। इसके ऊपर भी अपने पैनलिस्ट से गुफ्तगू करेंगे। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जरदारी साहब ने भी आज खिताब कहा और उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद वाले मुल्क के मसाइल को हल नहीं कर सकते या समझते नहीं है, जमहूरी ताकतों के पास ही इसका देरपा हल है। नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि 2017 का दौर अच्छा था या आज का दौर अच्छा है, इसके ऊपर क्यों पूछे, उनसे क्यों जुल्म किया गया। नवाज शरीफ साहब भी गैब का सीगा इस्तेमाल करते हैं, उनसे पूछें। जरदारी साहब भी कहते हैं कि इस्लामाबाद वालों को समझ नहीं आ रही, तो ये खुल के बात क्यों नहीं करते, क्यों नहीं बताते कि किनको समझ नहीं आ रही, किसने मुल्क पे जुल्म किया, किसने क्या किया। ये गायब का सीगा इस्तेमाल करते हुए बातें कर रहे हैं, अवाम को ये चीज़ें कर रहे हैं और कल ऐसा ना हो कि जब हुकूमत बन जाए और हुकूमत में इनको मैंडेट ना मिले तो फिर ये किसी जगह पे जाके इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दें या उन पर तनकीद शुरू कर दें। पीटीआई ने भी अपने मंशूर का ऐलान कर दिया है। उन्होंने बड़ी अच्छी 2 तजवीज़ सामने लेके आए हैं कि 4 साल असम्बली की मुद्दत होनी चाहिए और वज़ीर-ए-आज़म का बराह रास्त इंतखाब होना चाहिए। एमक्यूएम भी ये कहती है कि इस आइन ने ना आवाम को तहफ़्फ़ुज़ दिया, ना मुल्क को तहफ़्फ़ुज़ दिया। लगता यह है कि तहरीक इंसाफ भी आइनी तरमीम के लिए रजामंद है। एमक्यूएम पहले दिन से आइनी तरमीम की बात कर रही है, नून लीग भी इस पे शायद रजामंद हो जाए। पीपल्स पार्टी इस पे क्या व्यू लेगी, ये भी एक हल तलब और डिबेटेबल बात है। इसके ऊपर भी हम गुफ्तगू करेंगे। जबकि आजकल आप किसी से मिलें, अवाम के पास जाएं, गुफ्तगू करें, तो पहला सवाल ये होता है कि इंतखाबात हो रहे हैं, यानी कि लोगों के अंदर इतनी अनसर्टिनिटी है कि लोग ये अभी भी गूम की कैफियत में है कि 8 फरवरी को इंतखाबात हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। जबकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम इंतजामात मुकम्मल, पोलिंग स्कीम आ गई और बता दिया गया कितने पोलिंग स्टेशन होंगे, कितने सेंसिटिव हैं, कितने मर्दों के हैं, कितने खवातीन के हैं। तो ये क्यों इस तरह का तजब्जब है और क्यों इतनी इलेक्शन की गहमा गहमी नहीं? क्या उसकी वजह महंगाई है? ये मामला है कि लोगों की दिलचस्पी का वो आलम नहीं है जैसे इलेक्शन में हुआ करता था। और मैं ये समझता हूं अगर इस्लामाबाद की मैं बात करूं तो यहां पे तो ये सूरत हाल है कि बल्दियात के इलेक्शन में जो गहमा गहमी हुआ करती थी उस लेवल की भी गहमा गहमी नेशनल असम्बली के इंतखाबात या आम इंतखाबात के हवाले से नहीं है। ये आखिर वजूहात क्या है, क्यों अवाम का इतना इस पे इंटरेस्ट नहीं है और क्यों अवाम जो है वो इलेक्शन में इतना पार्टिसिपेट खुल के नहीं कर पा रही। जबकि तहरीक इंसाफ ने आज कॉल दी थी कि वो रैलियां निकालेंगे और अपनी कैंपेन को पुल करेंगे, लेकिन उसके ऊपर भी बड़ी शिकायत आ रही है कि शायद उनके लोगों को गिरफ्तार किया गया और क्या वजूहात है। इन तमाम मौज़ूआत पे गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ रहें। गुफ्तगू का आगाज़, बाकायदा आगाज़ जो है वो करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन।
नाज़रीन, गुफ्तगू शुरू करने से पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ आपसे करवाता चलूँ। डॉक्टर फौजिया हमीद साहिबा MQM से इनका ताल्लुक है, ये हमारे साथ मौजूद होंगी। बैरिस्टर आमिर हुसैन पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, ये हमारे साथ होंगे। मैं पहले आपसे गुफ्तगू शुरू करना चाहूँगा। डॉक्टर फौजिया हमीद साहिबा, सबसे पहले MQM ने कहा था कि मरदमशुमारी के नताइज जो है वो पब्लिश करने चाहिए, जो तस्लीम किए गए और बिल आखिर वो चीज़ें हुई, गो के उसके ऊपर भी MQM को तहफ़्फ़ुज़ात है। इसके बाद हम आगे चलें तो आईनी तरमीम के हवाले से सबसे पहले MQM ने कहा कि MQM उस जमात का साथ देगी हुकूमत साजी में जो आईनी तरमीम के लिए राज़ी होगी, और आईनी तरमीम में ताकि बल्दियात स्ट्रेंथन और चीज़ें हों। अब जो मंशूर हमने देखा, इसमें नवाज लीग कहती है कि नैब को ख़त्म करना है, उसके लिए भी बहरहाल आईनी तरमीम रिक्वायर्ड है। पीपल्स पार्टी भी जो इस्लाहात करना चाहती है उसमें आईनी तरमीम रिक्वायर्ड है। और तहरीक इंसाफ कहती है कि 4 साल असम्बली की टर्म और बराह रास्त वज़ीर आज़म के इंतखाबात, इसमें भी आईनी तरमीम रिक्वायर्ड है। तो ऐसा तो नहीं कि ये आहिस्ता आहिस्ता सारे MQM के विजन के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जो सवाल किया है भाई, आप उसके सवाल में जवाब तो आपने ख़ुद ही दे दिया है। मैं थोड़ी सी रोशनी उस पर डाल देती हूँ। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने का। देखिए, जो MQM ने आइनी तरमीम की बात की है, वो एक अरसे से इसी चीज़ पे बात करी है और बड़ा उसका स्ट्रॉन्ग स्टैंस है इस चीज़ पे कि जो इन आइनी तरमीम पे अग्री करेगा हम उसके साथ जाके बढ़ जाएंगे, चाहे वो गवर्नमेंट में हो चाहे वो अपोजिशन में हो, हम उनके साथ बैठने को तैयार हैं। अब मुझे नहीं पता कि जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो जो आइनी तरमीम चाह रही हैं, क्या वो अपनी सिर्फ ज़ात के लिए चाह रही हैं, क्योंकि MQM तो अपनी ज़ात के लिए नहीं, ये हर पाकिस्तानी के लिए चाह रही है। और जब ये आइनी तरमीम, ये जो 3 आइनी तरमीम हमने कहा जिसमें हम कहते हैं कि ज़िलाई खुद मुख्तारी हो जानी चाहिए, तो उसमें हर एक का फ़ायदा होगा। जितनी आने वाली गवर्नमेंट्स आएंगी उन तमाम गवर्नमेंट्स का फ़ायदा होगा। आइंदा आने वाली गवर्नमेंट्स ये नहीं कहेंगी, जो लोकल गवर्नमेंट में आएंगी, कि मेरे पास इख्तियारात नहीं थे इसलिए मैंने काम नहीं किया। तो हम ये समझते हैं कि इस चीज़ को अब वंस फॉर एवर ख़त्म हो जाना चाहिए और हमें आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। MQM ने अपने मंशूर में 24 नुकात पेश किए हैं और वो जो 24 नुकात है, अब जब पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि हमने पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की डेमोग्राफी को सामने रखते हुए इन तरह जो है हमने नुकात बनाए हैं और इसमें बहुत हाईली एजुकेटेड एक्सपर्ट लोगों को हमने शामिल करके उनसे ये काम हमने करवाया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हमने बताया भी था। अगर आप कहेंगे तो मैं ये चीदा जो पॉइंट्स हैं वो ज़रूर जो है आपके गोशगुजार कर दूँगी। जी जी जी, डॉक्टर साहब इस पे भी रोशनी डाली है, जो चीज़ा नुकात आप शेयर करना चाहती हैं, हम हाजिर, हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर। इसके अलावा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में अजीब एक गुफ्तगू तनकीद है, ये नूरा कुश्ती है, या आप समझती हैं कि वाकई दूरियां जो उनकी हैं वो मुस्तकिल हो गई हैं? देखिए, ये नूरा कुश्ती तो हम हमेशा से देखते आए हैं और अब पाकिस्तान की जो आवाम है वो थक गई है। आप ये देखिए कि लाहौर में या पंजाब की तरफ जो लोग हैं वो बाहर नहीं निकलने को तैयार। इनके जलसे आप देखिए और फिर उनका कंपैरिजन MQM के जलसों के साथ करें तो आपको एक वाज़िया डिफरेंस नज़र आता है कि ये कभी तो डेमोक्रेसी पे जो है वो जो है बैठ जाते हैं सब इकट्ठे और इनके जो है एग्रीमेंट्स होते हैं और उसके बाद फिर ये जब कमरों से बाहर निकलते हैं तो एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें करते हैं। तो आवाम ये समझ चुकी हैं कि ये नूरा कुश्ती खेलते हैं और पॉइंट स्कोरिंग करते हैं। जब हम इनकी बात करते हैं बिलावल साहब की, तो बिलावल साहब जो बातें कर रहे हैं, मुझे तो हंसी आ रही है कि 15 साल उनकी सिंध में गवर्नमेंट रही है। 15 साल में सिंध की आवाम को क्या ऐसा रिलीफ दिया है कि अब वो पंजाब में जाके ये बात कर रहे हैं। वो जो लाड़काना को उन्होंने पेरिस बनाना था, क्या वो पेरिस उन्होंने बना दिया कि अब वो लाहौर और गुजरांवाला की सड़कों को वहाँ जाके उनकी गलियों को पेरिस बनाना चाहते हैं? तो प्लीज़ अब थोड़ा सा सीरियस हो जाएं, क्योंकि पाकिस्तान के पास अब खोने के लिए और कुछ रहा नहीं है। हमारी मईशत बिल्कुल ख़त्म हो गई है। हमारी जो 65% यूथ है वो उसको कोई
اس کا جو ہے ڈائریکشن سیٹ نہیں ہے, ہمارا برین ڈرین ہو رہا ہے, ہماری جتنا ٹیلنٹ ہے وہ سارا باہر جا رہا ہے. اور آئندہ آنے والے سالوں میں آپ دیکھیے گا کہ ہمارے پاس جو ہمارا جو ٹیلنٹ ہے وہ یہاں ہمارے پاس نہیں ہوگا. ہم لوگ جو ہیں آئی ٹی کی فیلڈ میں اتنے پیچھے رہ گئے ہیں, اور آپ کے بالکل پڑوسی پوری دنیا میں جو ہے وہ چھائے ہوئے ہیں. تو کیا ہمارے نوجوان اتنے بیکار ہیں؟ آپ یہ دیکھیں, جب یہ ہمارے ہی نوجوان جب باہر جاتے ہیں تو وہ کتنی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس دے رہے ہیں, تو اور ہم یہاں بیٹھ کے صرف لوگوں کو روٹی کپڑا مکان کے خواب دکھاتے ہیں, اور اس کے بعد جب ہم گورنمنٹ میں آتے ہیں تو ہم اپنی جیبیں بھرتے ہیں. تو پلیز اب اس طرح کی بالکل کوئی ٹھیک. چیز نہ کریں. جی ٹھیک. بیرسٹر عامر حسین صاحب, دو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے چیلنج ایکسیپٹ کیا بلاول صاحب کا مناظرے کا, پھر یو ٹرن لے لیا. ویسے تو یو ٹرن کے لیے کوئی اور سیاسی شخصیت مشہور تھی, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب ایسا ایسا یہ جو نون لیگ کے لیڈر ہیں یا باقی جماعتوں کے لیڈر ہیں وہ بھی اس روش پہ ایسا ایسا آتے جا رہے ہیں. دوسری بات جو ڈاکٹر فوزیہ حمید صاحبہ نے کہی, اس پہ کیا روشنی ڈالیں گے سر؟ جی میں آپ کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں. ڈاکٹر فوزیہ صاحب نے جو فرمایا ان کی سوچ ہو سکتی ہے, ان کا یہ آج حال ہے, اس لیے میں کیا کہہ سکتا ہوں. یہ تو بچوں والی باتیں ہیں کہ فلاں جگہ پہ کیا ہوا, فلاں جگہ پہ کیا ہوا. ایک وہ جماعت جو خود صرف آئینی ترمیم اس لیے لانا چاہتی ہے کہ انہیں پتا ہے کہ وہ لوکل گورنمنٹ سے زیادہ کچھ حاصل نہیں کر سکتے, تو ہمیں لوکل گورنمنٹ کے اندر اختیار مل جائے. کیا یہ عوام کے لیے چاہتے ہیں؟ نہیں, بالکل یہ اپنی ذات کے لیے چاہتے ہیں. یہ جنرل ضیاء سے بھی بلدیاتی حکومت مانگتے ہیں, جنرل حکومت مانگتے ہیں, اور اسی طرح جمہوری حکومتوں سے بھی مانگتے ہیں. جب الیکشنز کا وقت آتا ہے تو یہ الیکشن سے بھاگ جاتے ہیں, میئر کے الیکشن سے. تو یہ صرف ویسے ہی چاہتے ہیں کہ ہمیں بغیر مقابلے کے انتخاب, یہ ان کا حال ہے. باقی بڑھتے ہیں آگے. دیکھیے جہاں پہ جمہوریتیں ہوں, اب ملک اگر جمہوری سطح پہ آگے بڑھے گا تو ضرورت ہے کہ جمہوری روایات ہوں. چیئرمین بلاول بھٹو جو بات کر رہے ہیں وہ آج کل کیونکہ میڈیا کے اوپر آپ کو پتا ہے, اب تو ان کی یہ تجویز تھی کہ اپنا اپنا پروگرام لے کے جو بھی بڑی پارٹیاں ہیں یا جن کے پرائم منسٹر بننے کا امید ہے وہ لوگ اپنا منشور عوام کے سامنے پیش کریں, اور صحافی اسے سوالات کریں اور پروگرام سے پتا. اور یہ صرف لڑائی کے لیے یا مباحثہ کوئی فساد کے لیے نہیں ہوتا, مباحثہ ہمیشہ کسی حل کے لیے ہوتا ہے. کیونکہ پی ایم ایل این کے پاس یہ ان کی روایت ہے. محترمہ بے نظیر بھائی میں کہا کرتی تھی کہ مباحثہ کیا جائے, اس وقت پی ٹی وی کے اوپر پھر علیحدہ علیحدہ بٹھا دیا گیا, تب بھی محترمہ کے مقابلے پہ مباحثے کے لیے نہیں آئے تھے. اور آج محترمہ کے بیٹے سے جو میاں صاحب سے تقریباً 40 سال چھوٹے ہیں, ان کے ساتھ بھی مباحثے کے لیے نہیں آ رہے. اور اپنا منشور, اگر آپ کے پاس حل ہے, اگر آپ کے پاس پروگرام ہے تو آپ پھر آئیں, اگر آپ کے پاس کارکردگی ہے تو پھر آپ آئیں. پھر مقابلے سے بھاگنا تو نہیں چاہیے. تو دوسری بات ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جمہوریتوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے رویوں کو جمہوری کیا جائے, اور الیکشنز کے اندر تنقید کا یہ مطلب, اور تنقید کا کبھی یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کی دشمنی ہے, آپ کی مخالفت ہے. اچھے دوست بھی وہ ہوتے ہیں جو آپ کی خامیوں کے اوپر تنقید کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرتی ہیں, لیکن آج پاکستان کی انتخابی مہم نہ غداری کے سرٹیفکیٹ دیے جا رہے ہیں, نہ کفر کے فتوے لگ رہے ہیں, نہ کسی کو ختم کرنے کا, کسی کو جلاؤ گھراؤ کی بات ہو رہی ہے, تو یہ پازیٹیو چیز ہے. اور دوسرا, ہمارے چیئرمین 35 سال کا نوجوان اپنا منشور لے کے 3 مہینوں سے عوام کے درمیان میں ہے. وہ چاہتا ہے کہ اگر کوئی مساق معیشت ہونا ہے تو پہلے ہر سیاسی جماعت کو عوام کے ساتھ کوئی مساق کرنا ہے, اپنا مساق معیشت کرنا ہے, اس سے وعدے کرنے ہیں. پھر ان وعدوں کو ہر جماعت اپنی اپنی جگہ پہ جتنے اسے ووٹ ملے اس میں سے مشترکات پوائنٹ کے اوپر پارلیمنٹ میں اکٹھے ہیں. تو میں پاکستان پیپلز ٹھیک پارٹی اس ٹھیک. وقت نہ تو کسی کی تنقید کا جواب دینا چاہتی ہے, ہم پازیٹیو بات کر رہے ہیں, جی ہم پروگرام کی بات کر رہے ہیں. جی ہم کسی ایسے لوگوں سے جی الجھنا جی. نہیں چاہتے کہ جو بیچارے تو خود پاش ہو چکے ہیں ٹھیک وقت کے ہاتھوں, تاریخ ٹھیک کے ہاتھوں, آج ٹھیک سیاسی یتیم ہیں. ان کے ٹھیک ساتھ کیا بات کی جائے, ان ٹھیک. پہ رحم ہی کھایا جا سکتا. جی ٹھیک. ڈاکٹر فوزیہ حمید صاحبہ, زرداری صاحب کہتے ہیں کہ جمہوری لوگوں کے پاس ہی سسٹینیبل حل موجود ہے مسائل کا. آپ اس سے اتفاق کرتی ہیں؟ اور جو بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں اس پہ اگر آپ رسپونڈ کرنا چاہیں, یو ہیو دا رائٹ. ماضی میں جو مساق جمہوریت کی باتیں کرتے رہے اور اس کے بعد اب یہ آ کے یہ بات کریں, ہی ہیز نو رائٹ, مطلب یہ پارٹی تو کہہ ہی نہیں سکتی کسی کو سیاسی یتیم.
जो अपने जो इनके लीडरान हैं जो अपनी कास्ट चेंज कर देते हैं, कास्ट के साथ कास्ट लगा देते हैं, उनके ऊपर क्या बात की जाए। खैर बहरहाल मुझे किसी की ज़ातियात पे कोई बात करनी नहीं है, मैं सिर्फ ये बात करना चाहती हूँ कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम के लिए आपने क्या डिलीवर किया है, और जो डिलीवरेंस है वो आपके सामने है। मैं ये समझती हूँ, MKM ये समझती है कि जिस तरह के हालात हैं आपके मुल्क में अगले 10 साल तक हेल्थ के लिए और एजुकेशन के लिए इमरजेंसी नाफिज होनी चाहिए। उसके बाद आपके मुल्क में नए शहर बनने चाहिए, क्योंकि इन नए शहरों को ना बनने की वजह से जो आवाम है वो उनका जो रश है वो सिर्फ शहरों की तरफ आ रहा है, और शहर जो है ओवर पॉपुलेटेड होते जा रहे हैं। नए शहर बनने चाहिए। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जंगलात, आपके मुल्क में 3.5% जंगलात हैं, और अगर MKM आती है और हम बिल्कुल जो भी गवर्नमेंट होगी, अगर हम गवर्नमेंट में आते हैं तो हम इस रेशो को 8% तक लेके जाएंगे इंशाल्लाह। और दूसरी महसूरान पाकिस्तान जो बैठे हैं उनको बिल्कुल उनके लिए एक प्रॉपर जो है एक तरीक़ाकार किया जाए, ये मैकेनिज़्म बनाया जाए कि वो पाकिस्तान आए और उनको पाकिस्तान का जो है CNIC उनको मिले। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो स्टंटेड ग्रोथ की हम बात करते रहे, PTI ने अपनी पूरी कैंपेन स्टंटेड ग्रोथ के बच्चों पे बात की, और उसके बाद जब वो गवर्नमेंट में आए तो कुछ भी नहीं हुआ। हम ये समझते हैं कि स्टंटेड ग्रोथ की वजह से जो ड्रॉप आउट जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा है स्कूलों में। तो बिल्कुल जो आपकी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उनको चाहिए कि कम से कम जो बच्चे आपके पास आते हैं उनकी माएँ अगर उनके साथ आती है तो उनको एक टाइम का जो खाना है वो लाजमी दें और बच्चों को दूध लाजमी दें। और इसके अलावा जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि प्राइमरी एजुकेशन जब होती है उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो सब्जेक्ट है वो लाजमी तौर पे शामिल किया जाए। ये इंफॉर्मेशन की दुनिया है, अगर हम नहीं करेंगे तो क्या। और दूसरा, आपका जो यूथ बल्ज है उसको जब हम यूटिलाइज करते हैं, आप अपनी यूथ को IT की फील्ड में लेके जाते हैं, डिफरेंट जगहों पे लेके जाते हैं, तो आपको मैं समझती हूँ कि $100 बिलियन आप अपने यूथ से ही कमा सकते हैं। और फिर अब IMF की बात करते हैं या वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं तो इनके सामने फिर हमें घुटने नहीं टेकने पड़ेंगे। और इसके अलावा MKM इस चीज़ पर भी बिलीव रखती है कि 2010 के जो ज़राई इस्लाहात का बिल था उसको बिल्कुल अप्रूव होना चाहिए। फिर जो आपके मुल्क में ख्वाजा सरा हैं इसके ऊपर कोई बात नहीं करता, उनको कम से कम नौकरियों में 1% लाजमी दी जाए। जी ठीक। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बैरिस्टर आमिर हुसैन साहब, आपकी तरफ आऊँगा कि जरदारी साहब ने कहा कि जमहूरी कुव्वतों के पास हल है, सिर्फ इस्लामाबाद में बैठे हुए लोगों को सोचना चाहिए मसाइल का के हवाले से जो बात उन्होंने की। इस्लामाबाद में किन से मुखातिब हैं वो? हुकूमतें बनाने में और तोड़ने में उनका एक किरदार रहा है, और ये कोई हम इल्ज़ाम नहीं लगा रहे। जाने वाले जो आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा, उन्होंने जब कहा कि हम अब पॉलिटिकल होने जा रहे हैं, साथ उन्होंने ये भी माना कि हमसे ब्लंडर हुआ कि हमने कोई ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च किया या हम करते रहे हैं तो सियासत में जितना भी हिस्सा लेते रहे हैं वो ठीक नहीं रहा। तो हम इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारे इदारों में भी अगर कोई गलतियाँ हैं, हर इदारे को देखना है। सियासतदानों से जहाँ पे गलतियाँ हैं उन्हें उन चीज़ों को देखना है। अदलिया से जहाँ पे गलतियाँ हैं, चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने खुद माना कि खराबियाँ हैं और इन खराबियों ने नुकसान पहुँचाया। इसी तरह जहाँ-जहाँ पे खराबियाँ हैं, एस्टेब्लिशमेंट ने खुद माना कि हमें एपॉलिटिकल रहना चाहिए। तो ज़रदारी अगर आज राय अम्मा कहता है, आप लोग कहता है, इंटेलिजेंसिया कहती है, और एक ये तासुर है मुल्क के अंदर कि किसी मखसूस जमात को आगे लाने की कोशिश की जा रही है। कल तक उनके मुकदमात थे, आज उन्हें जिस तरह रिलीफ दिया गया, प्रोजेक्ट के लिए दूसरों को जेल में डाला जा रहा था, आज दूसरे प्रोजेक्ट के लिए दूसरों को जेल में डाला जा रहा है।
تو اس کے اوپر بات کی ہے کہ اب سوچیں عوام سیاسی قوتیں، اور سیاسی قوتیں ہمیشہ وہ ہوتی ہیں جنہیں عوام منتخب کر کے بھیجتے ہیں۔ محترمہ بے نظیر 2/3 اکثریت کے ساتھ آ رہی تھی تو ان کے مخالف ایک IGI بنایا گیا جنرل حمید گل نے، جس کو مانا بھی، اور انہوں نے پھر بعد میں چھان کیا پنجاب میں پیپلز پارٹی کی اکثریت بیرسٹر اسے صاحب، حکومت نہ بنانے دی، تو وہ جو نقصان ہوا ہے وہ آج تک جاری ہے۔ بیرسٹر صاحب مجھے اس پہ بھی کومنٹ درکار ہے کہ اگر وزیر اعظم کا انتخاب براہ راست اور 4 سال اسمبلی کی مدت بطور پولیٹیکل ورکر، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آئینی ترمیم ہو جانی چاہیے پولیٹیکل سسٹم کے لیے یا نہیں، جس کو تحریک انصاف اپنے منشور میں رکھتی ہے؟ اور جو خالد مقبول صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ملک کا آئین نہ آپ کو تحفظ دے سکا نہ عوام کو تحفظ دے سکا، پیپلز پارٹی تو آئین کی بالادستی کی بات کرتی ہے، اس سے ان کی کیا مراد ہے؟ دیکھیے جہاں تک PTI کے منشور کی، ابھی انہوں نے منشور کے نکات دیے ہیں، اچھی بات ہے، وہ ٹروتھ کمیشن کے اوپر آئے ہیں، اسمبلیوں کی بات چلی تھی، بحث ہوئی تھی، لیکن پارلیمنٹ کے اندر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ براہ راست وزیر اعظم کے انتخاب کے اوپر میرے خیال سے یہ فیزیبل چیز نہیں ہے، لیکن بہرحال کسی چیز کو ٹھیک، محض فوری طور پہ سرسری نظر کے بعد رد نہیں کیا جا سکتا۔ نہیں جماعتیں اپنے پروگرام کے ساتھ ووٹ لے کے آئیں، جس جماعت کو زیادہ ووٹ ملے گا یا جتنا ووٹ ملے گا اس کے ان پوائنٹس کے اوپر غور کیا جا سکتا ہے ٹھیک، اور مشترکات کے اوپر اتحاد کیا جا سکتا ہے۔ اور ٹھیک، جب اتحاد، ٹھیک، پھر جب آئینی ترامیم آئیں گی اندر لایا جا، MQM کے سربراہ کی بات ہے، MQM کو میں ہمیشہ اللہ ان کا بھلا کرے، یہ ایسے ہی ہے سے ان کی ٹھیک، ٹھیک، 80s سے، تب سے یہ اقتدار میں ہے، جنرل ضیاء سے لے کے پچھلی حکومت تک یہ ہر حکومت کے اقتدار میں رہے ہیں اور اتنا ہی روتے ہیں، اور ماشاءاللہ ہر حکومت میں موجود بھی ہوتے ہیں۔ تو اب میں ان کی مسکرا کے ٹھیک، صرف نظر کرتا ہوں، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ عادت ہی بنا لی ہے تم نے تو منیر اپنی، جس شہر میں بھی رہنا اکتائے ہوئے رہنا، یہ جی جس ٹھیک۔ حکومت میں ڈاکٹر فوزیہ امین صاحبہ سے میں بالکل اس کا جواب لیتا ہوں سر۔ یاد رکھیں، کوئی بات نہیں۔ ٹھیک، ٹھیک۔ ڈاکٹر فوزیہ امین صاحبہ، شعر بھی آپ نے سن لیا، خالد مقبول صدیقی صاحب جو کہہ رہے ہیں ملک کا آئین اپنے آپ کو بھی تحفظ نہیں دے سکا، عوام کو بھی تحفظ نہیں دے سکا، کیا شکوہ ہے ان کو آئین سے؟ دیکھیے جو خالد بھائی نے بات کی ہے، ملک کے آئین کی جو بات ہے، جو ہم نے 3 اصلاحات کی بات کی ہے، جب ہم جمہوریت کی بات ویسے کرتے ہیں آپ تو عامر اس میں صاحب کو شعر کی صورت میں جواب بھی دے سکتی ہیں۔ یہ مجھے پتہ نہیں ہے ان کی عمر، لیکن ان کو میں اپنا چھوٹا بھائی ہی کہتی ہوں، اور چھوٹے بھائی جو ہے نا اس قسم کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں، اور کل جب ان کو ہماری ووٹوں کی ضرورت پڑے گی تو آپ یہ دیکھیے گا یہ کس طرح ہمارے پاس آئیں گے، کیونکہ ماضی میں بھی اسی طرح ہی ہمارے پاس آئے، ان کو بات کرنے دیجیے۔ ٹھیک، تو بات ٹھیک، یہ ہے کہ جب ہم آئین کی بات کرتے ہیں تو آئین میں بہت ساری ایسی شقیں ہیں جن کو ایکسپلین کرنا بہت ضروری ہے۔ سب سے امپورٹنٹ آرٹیکل 148 کی ایکسپلینیشن بہت ضروری ہے، جو کہ MQM ہمیشہ سے یہ بات کرتی آئی ہے۔ دیکھیں جب ہم لوکل گورنمنٹ سسٹم کی بات کرتے ہیں تو یہ سب سے امپورٹنٹ پلر ہے ڈیموکریسی کا، جس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کے میڈیا کے ساتھی جو ہیں وہ پھر ڈاکومنٹریز چلاتے ہیں کہ فلاں اینے میں اس طرح کی یہ دیکھیں روڈیں نہیں ہیں، گٹر ابل رہے ہیں، پانی کا نظام نہیں، بجلی خراب، تو یہ ساری چیزیں جو ہے انڈر دا امبریلا آف لوکل گورنمنٹ سسٹم آتی ہے۔ جب ہم دنیا کی بات کرتے ہیں اور ان کے کہتے ہیں کہ ان کے ٹرانسپورٹ سسٹم بہت اچھا ہے یا ان کی روڈز بہت اچھی ہیں، تو وہاں ایک امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے، اور MQM لوکل گورنمنٹ امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم پہ یقین رکھتی ہے، اور ہم نے ہمیشہ سے یہ بات کی ہے کہ ڈیولوشن آف پاور ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ پاور صرف ایک وزیر اعلیٰ کے پاس جا کر کے پارک ہو جائے، اس کے پاس فنڈز پارک ہو جائے، اور اس کے بعد وہ اپنی اس کی ثوابدید پہ یہ بات ہے کہ وہ کس کو ووٹ دیتا ہے فنڈ اور کس کو فنڈ نہیں دیتا۔ تو یہ تو ہمارے ہاں یہ ضرور ہے کہ بائی ڈیزائن ہم لوگ اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ ہم ملک کا نہیں سوچتے، ہم انفرادیت پہ جو ہے یقین رکھنا شروع کر دیا، اور جب میرے بھائی یہ ہم انفرادیت سے نکل کر اجتماعیت کی طرف جائیں گے تو ہی ہمارا ملک جو ہے وہ کامیاب ہوگا۔
मैं ये कहती हूँ कि सबसे जो सिंध की हम बात करते हैं, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ सिंध से है और कराची शहर से है, तो मैं ये बात ज़रूर करूँगी यहाँ आपके चैनल के तवज्जुह से कि जो फेक डोमिसाइल का इशू है, आप देखिए कि कराची का डोमिसाइल बनाना कितना आसान है। और जब हम 40% 40-60 का कोटा की हम बात करते हैं, तो सबसे वो जो 40% कोटा है वो भी कराचाइट्स को नहीं मिलता, क्योंकि उस पर फेक डॉक्यूमेंट्स पे लोग आ जाते हैं। तो इस डोमिसाइल का इस मसले को भी हल करना बहुत सख्त ज़रूरी है। अभी एक पॉलिटिकल पार्टी कह रही है कि हम फ्री बिजली जो है वो मुहैया कर देंगे और पता नहीं कितनी चीज़ें फ्री कर देंगे। तो ये प्रैक्टिकली 300 यूनिट प्रैक्टिकली दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो आवाम जो है उनको पता है कि ये सिर्फ जो है मजाक कर रहे हैं हमसे, तो इसलिए आपने ये देखा कि आवाम जो है उस तरह से पार्टिसिपेशन नहीं कर रही जिस तरह की करनी चाहिए। प्लस उनको ये भी यकीन नहीं आ रहा कि इलेक्शन हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो हमें मैं समझती हूँ कि ये हमारा कसूर है। पॉलिटिकल जो लीडरान हैं, पॉलिटिकल जो कारकुनान हैं, उनका ये जो है ये उनकी वर्किंग सही नहीं हो रही, जिसकी वजह से आवाम जो है परेशान है। क्योंकि आपने जो जितना डेंट जो है पीटीआई की गवर्नमेंट डाल के गई है, जिस तरह से उन्होंने बातें की थी, आप ये सोचें कि उसमें से एक भी बात पूरी नहीं हुई, 0.01% भी उन्होंने नहीं किया। तो अवाम जो है वो उनका एतबार बहाल उस वक्त होगा जब एक अच्छी एम्पावर्ड गवर्नमेंट आएगी, और उसके बाद जब इनके दुखों का मदावा होगा तभी मसाइल हल होंगे। और फिर अगला जो इलेक्शन आएगा उसमें आप देखिएगा कि अवाम पार्टिसिपेट करेगी। जी ठीक। बैरिस्टर साहब, कहीं महंगाई की जो वजह है वो तो ऐसा नहीं है कि महंगाई इतनी ज़्यादा है कि आवाम को अपने रोज़ी रोटी से फुर्सत नहीं है, तो जिसकी वजह से वो इलेक्शन में इतनी पार्टिसिपेट नहीं कर रही, इतना जोशो खरोश नहीं है, गहमा गहमी नहीं है? जी, मैं समझता हूँ कि एक बात है कि क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज उस तरह कैंपेन के लिए निकली नहीं। पीपल्स पार्टी को तो ये एक्सरसाइज करते हुए 3 महीने हुए हैं और हम लोग तो हर सूबे में पहुंचे हैं। देखिए, आज के दिन भी हमारे 3 लीडर्स ने मुख्तलिफ जगहों पे 3 बड़े जलसे किए हैं। बलूचिस्तान में प्रेसिडेंट जरदारी थे, पंजाब में चेयरमैन बिलावल थे और लियारी कराची में आसफा बीबी थी। और लोगों की शिरकत, इससे पता हम ये नहीं है कि पूरा खानदान एक जगह पे मौजूद है और उधर ही बैठ के एक स्टेज को घेर एक जलसे पे तकिया करके बैठ गए हैं और कोई आ ही नहीं रहे हैं। तो मैं समझू इसलिए भी नहीं बना। लेकिन बहरहाल देखिए, हर दफ़ा ये कह देना कि अवाम का ये काम नहीं होगा, मंशूर झूठे होते हैं, ये तो एक बात है। मंशूर क्यों झूठे होते हैं? मंशूर पेश करें तो होता है। इन्होंने अभी कहा हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे 90% अमल किया। उसने जब हुकूमत संभाली तो आइन का वादा किया था, हमने मुल्क को आइन दिया, हमने मुल्क को एटमी प्रोग्राम दिया, रोटी कपड़ा का मकान का वादा हुआ था, तो लोगों को सबसे ज्यादा मोहतरमा की हुकूमत आई, वो मशहूर रोजगार लाएगी और रोजगार दिया गया। मेरे गांव में बिजली आई है, गांव में बिजली पहुंचाई गई, लेडी हेल्थ विजिटर आए और उसके बाद सेहत का एक निज़ाम, बुनियादी निज़ाम दिया गया और उनके अंदर जमहूरियत किया गया। फिर हमारी जब हुकूमत आई 2008 में, तो हमने आइन को रीराइट किया, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे अमल किया, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तुमने भी जारी रखा और IMF ने भी उस पर कोई रहा। अगर कोई ये समझ रहा है कि लोगों को रिलीफ दिया ही नहीं जा सकता तो वो गलत है। अगर ये 300 में रहा है, तो अगर आज भी आप अशराफिया से उसकी बिजली रोक दें, सदर पाकिस्तान को बिजली, चीफ जस्टिस को फ्री बिजली मिले, वज़ीर आज़म को फ्री अफसरशाही को फ्री बिजली मिले और अवाम बिजली के बिल देते हुए बिलकते फिरें, तो एक तो इस तरह वो सब्सिडीज रोके, वो अमीरों पे सब्सिडी रोकें। 3500 अरब बचता है जो 17 वजारतें मरकज के पास नहीं होनी चाहिए, उन्हें खत्म करें। तो आपके पास जो ये अरबों रुपया बचता है, खरबों रुपया, उससे आप आवाम को रिलीफ दे सकते हैं। पीपल्स पार्टी महज निगार की बात करते हैं तो हम देते हैं, अगर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बात करते हैं तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी का प्रोग्राम देते हैं। हमने किया है और हम करेंगे। हाँ, जिन्होंने नहीं किया वो कह सकते हैं कि नहीं होता। उनके लिए शराफिया को सब्सिडी दी जाती है, शराफिया की जेबें भरी जाती हैं, लेकिन गरीब की दफा वो कहते हैं कि ये मुमकिन नहीं है। पीपल्स पार्टी यही बताती है कि गरीब के लिए मुमकिन है, आम आदमी को रियासत की तरजीह बनाया है और जब जब मौका मिला बनाए। ठीक ठीक।
बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर आमिर हुसैन साहब आपका, डॉक्टर फौजिया हमीद साहबा आपका, आपने हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक थी। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में हमारे साथ सरबराह नौजवान ने पाकिस्तान अब्दुल्ला हमीद गुल साहब होंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हमारे साथ हैं अब्दुल्ला गुल साहब, सरबराह हैं नौजवान पाकिस्तान तहरीक के। अब्दुल्ला गुल साहब, वेलकम। मैं आपके पास आपसे सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि सर्वे पे सर्वे आ रहे हैं और पब्लिक की जो सी है वो इंतखाबात में एंगेजमेंट जो सी है उस तरीके से नज़र नहीं आ रही। अब 57% जो लोग हैं उन वो जोशो खरोश की कमी का बात कर रहे हैं और 14% जो लोग हैं वो जोशो जज्बे के साथ इंतखाबात में लगे हुए हैं। आपकी भी पार्टी मैदान में है। आप क्या समझते हैं कि महंगाई तो आड़े नहीं आ रही कहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महंगाई का फैक्टर तो आप किसी सूरत भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आज एक जगह से दूसरी जगह जो है ट्रैवल करना वो ठीक ठाक उसमें पैसे लगते हैं। आप देख लें, फ्यूल की प्राइस ही देख लें, और फिर लोगों को रोजगार कमाने के लिए भी बहुत मुश्किलात हो रही हैं, या अपॉर्चुनिटीज दिन ब दिन कम होती जा रही हैं, क्योंकि जाहिर है जो बिजली की, गैस की एक तो किल्लत है, और दूसरी बात यह है कि वो महंगा बहुत है। उसकी वजह से इंडस्ट्री को बहुत तकालीफ का सामना है। फिर जाहिर है जो हमारे पास एलसी वगैरह खोलने के लिए जो डॉलर की पेमेंट है, यानी कि खाम माल नहीं आएगा तो फिर आप कैसे उसको जो है प्रोडक्शन लाइन में कैसे जाएंगे, तो इंडस्ट्रीज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वो महदूद होती जा रही हैं। अभी मेरे ख्याल में बहुत सारे इम्तिहानात जो हैं बाकी हैं, लेकिन इसके अलावा भी एक फैक्टर है, और वो ये है कि लोगों का इस निज़ाम से एतबार जो है वो उठता चला जा रहा है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 13 करोड़ 85 लाख के करीब जो है इस टाइम पे रजिस्टर्ड वोटर हैं, और आप इसी से अंदाज़ा कर लें कि पिछली दफ़ा जो इलेक्शन हुए थे उसमें तकरीबन 4 करोड़ लोगों ने 2018 के वोट कास्ट किए थे। तो क्या वजह है कि एक इतना बड़ा नंबर जो है वो वोट कास्ट नहीं करता? क्या इसका मतलब तो बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा है कि उनको इस निज़ाम पे, इन पार्टियों के ऊपर, इन लीडरशिप के ऊपर और इनके खोखले और बेबुनियाद दावों के ऊपर एतबार जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खोता जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ मेरे ख्याल में एक तीसरी कुव्वत का, एक ऐसी तंजीम का जो कि मेरे ख्याल में अवाम की सही उमंगों की तर्जुमानी करे, और लोगों की जो मसाइल हैं, जो बुनियादी मसाइल हैं, जो कि इंसाफ है, बिजली है, पानी है, गैस है, रोटी है, रोशनी, रोजगार, इन तमाम के मामलात को जो है वो केटर फॉर करे। अब मंशूर तो बहुत खूबसूरत है, बड़े जो है जिसको कहते हैं शायराना अंदाज के अंदर मंशूर पेश किए जा रहे हैं, लेकिन जब हुकूमत में आते हैं तो ये नसर के अंदर आ जाते हैं और इनके अंदर सख्ती आ जाती है, और फिर नतीजा ये निकलता है कि मंशूर अवाम मंशूर से में तो अब्दुल्ला साहब, मंशूर में तो नारे लगा रहे हैं 300 यूनिट फ्री होंगे, लेकिन मंशूर में ऐसी कोई बात ही नहीं हाईलाइट हो रही। अच्छा, फिर मंशूर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है वो तो आ रही है नैब को खत्म कर दें, असम्बली की मुद्दत 4 साल कर दें। कोई पार्टी कह रही है कि जनाब आईनी तरमीम आएगी तो हम साथ देंगे। ये क्या हो क्या रहा है? आईनी तरमीम की तरफ चीजें जा रही हैं कि नहीं जा रही? देखिए, इसका तो मतलब बड़ा वाज़ेह है कि आइन के अंदर बहुत सारे सुकम हैं, और अगर आइन में सुकम हैं तो फिर उनमें तरमीम आ रही हैं। क्या ऐसा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे हैं कि एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है उसकी एक वक़्त की ज़रूरत है, और वो लोग जो अवाम के लिए फ़ायदा दे। अभी तक तो हम देख रहे हैं कि सियासी पार्टियों को फ़ायदा हो रहा है। अब 300 यूनिट की बिजली की अगर आपने बात की है तो कैसे करेंगे? क्या आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से आप मुआहदात तोड़ देंगे? और अगर तोड़ देंगे तो उसके नतीजे में हमने देखा कि क्या हुआ। फिर जो मुश्तरका हुकूमत थी पीडीएम की, उसके अंदर क्या हमने ये नहीं देखा कि 57% पाकिस्तान का रुपया डिवैल्यू हुआ? तो हमने 57% जो है डिवैल्यू होते भी देखा। लेकिन इससे बढ़कर भी एक बात है, और वो ये है कि अवाम के साथ जब वादे करते हैं तो एक इज्तिमा के साथ आप वादे करते हैं। एक अवाम की पूरी वहाँ एक खल्क होती है जिसके साथ आप वादा करते हैं, और आप वादा खिलाफी कर देते हैं। तो क्या इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को या हमारी अदलिया को कोई मस्बत और मजबूत किरदार नहीं अदा करना चाहिए? क्या अच्छा ऐसे लोगों अब्दुल्ला का साहब, मुहासबा नहीं इलेक्शन होना चाहिए? इलेक्शन
इलेक्शन कमीशन ने तो अपना वादा वफा कर दिया। उन्होंने कहा था कि इलेक्शन 8 फरवरी को करवाएंगे, होने जा रहे हैं। आज पोलिंग स्कीम भी उन्होंने दे दी, 90,675 पोलिंग स्टेशन कायम होंगे और सूबे वाइज उन्होंने दे दिया तमाम तफसीलात। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन तो अपने वादे वफा करता हुआ 8 फरवरी की तरफ सफर कर रहा है। सियासी जमातें वादे वफा करें ना करें, इस पे क्या कहेंगे सर? नहीं, सियासी अगर वादे वफा तो फिर ये इलेक्शन कमीशन के लिए तो इलेक्शन नहीं हो रहा, ये तो आवाम के लिए हो रहा है। और अगर सियासी पार्टियां जो कि उनकी नुमाइंदा जमातें हैं, अगर उनके अरमानों का खून करती हैं, अगर उनसे झूठे वादे वईद करती हैं, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? दूसरी बात यह है कि जो इलेक्शन कमीशन ने 90,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन कायम किए हैं, उसमें कितने परसेंट जो हैं आप देख लें कि वो उनको जो है हसास करार दे दिया गया। अभी 2 सूबों के अंदर आपके जो है वो दफा 144 जो है वो नाफिज हो चुकी है, और दफा 144 का मतलब ये है कि सियासी सरगर्मियां जो हैं वो कहाँ खड़ी हैं। तो अच्छा, ये ये इसमें वैसे अभी ये अपनी नौयत की अजीब सूरत हाल है। ये अपनी नौयत की अजीब सूरत हाल है कि इलेक्शन की गहमा गहमी करनी है, इलेक्शन है और दफा 144 का निफाज है। ये तो अजीब सी सूरत हाल है। ये अजीब सी नहीं है, ये मज़ाक़ा ख़ेज़ सूरत हाल है, क्योंकि अब आप एक तो तरफ इलेक्शन करने के लिए इजाज़त दें, फिर दूसरी बात ये है कि अवाम के अंदर जो एक बददिली है, और ज़ाहिर है जब हमें ये देखना पड़ेगा कि जिन लोगों को कटहरे में होना चाहिए था, वो आज अवाम के सामने खड़े हैं, और सिर्फ पैसे की बुनियाद के ऊपर तो मामलात नहीं चलते। मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तानी कौम जो है इस दहाने पे जा रही है जिस पे वो इन तमाम पार्टियों को रिजेक्ट करके एक नई जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है उसको प्रैक्टिस करना चाहती है। ये आज नहीं तो कल होगा, क्योंकि हम ये जानते हैं इस मामले को कि जो हमारी मौजूद अदलिया है वो दुनिया के अंदर देखें ना, जो जमहूरियतें चल रही हैं वो अपने जमहूरियतों की बुनियाद पे नहीं बल्कि अपने मजबूत अदलिया के निज़ाम पर चल रही हैं, और हमारे यहाँ अदलिया अच्छा, का 144वां दफा। अजीब बात यह है अब्दुल्ला साहब, जो सिस्टम के जमहूरियत के स्टेक होल्डर हैं वो सारे के सारे सीगा राज में बात कर रहे हैं। यानी कि नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि 2017 में मुल्क अच्छा था या आज अच्छा, पूछे उनसे जुल्म क्यों किया। जरदारी साहब कहते हैं इस्लामाबाद वालों को समझ नहीं आ रही कि जमहूरी कुव्वतों के पास हल है। फजल रहमान साहब कहते हैं मैं अमन के लिए दरबदर हूँ। मतलब ये क्या हो क्या रहा है सिस्टम में? नहीं, सारे बेचारे दरबदर हैं, सिर्फ अवाम खुशहाल है। इसी वजह से अवाम जो है वो तरक्की कर रही है। अवाम जो है वो 9.5 करोड़ जो है अब लोग आप वो तो सतह बेचारी दो गुर्बत से टाइम की नीचे रह रोटी रहे को हैं। तरस गई। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि अवाम किसने आपको गलत इतला दी हाँ? है। अवाम तो खुशहाल है, अवाम तो बेहतरीन रोटियां खा रही है। बेचारे सियासतदान जो है वो रोटी के तरस गए हैं, वो सतह गुर्बत से नीचे रह रहे हैं, इनके अहसासों में कमी आ गई है। ओ भाई, इनके अहसासे बढ़ रहे हैं। अगर पाकिस्तान गरीब होता तो इनके अहसासे कैसे बढ़ रहे हैं? ये लूट लूट के इन्होंने पाकिस्तान को नोच नोच के गिद्धों की तरह जो है वो इस हालत के ऊपर ले आए हैं कि पाकिस्तान में 9.5 करोड़ लोग 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। ये इंटरनेशनल रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है। अब दूसरी तरफ जो है इनके असासे बढ़ रहे हैं और गरीब जो है वो गरीब तर हो रहा है। जब किसी मुआशरे में आप जो है वो गरीब और अमीर जो है वो तबका रह जाए और मिडिल क्लास एलिमिनेट हो जाए, तो वो बहुत खतरनाक सूरत हाल होती है। और ये एक मेरे ख्याल में तिबले जंग है जो अवाम की जानिब से बजने वाला है किसी वक्त भी, क्योंकि अब जो तमाम सिस्टम का सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर गया। आप देख लें, अदलिया के अंदर अगर आप चले जाएं तो क्या आम आदमी के साथ वही सलूक होता है जो एक सियासतदान के साथ हो रहा है? तो जब आप तफरीक करेंगे जो ऐसे इंसाफ के ऐवानों के अंदर, लेकिन अब्दुल्ला तो फिर साहब नतीजा जो है वो वाल की शक्ल में है। लगता यह है कि अपने मकासद के हसूल के लिए हर कोई हार्ड है। कोई भी अपनी अपनी अना या जिद से 2 कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है ताकि इस मुल्क के अंदर एक सिस्टम को जो है वो स्ट्रेंथन किया जाए। आप जी इत्तेफाक बिल्कुल, करते हैं? आप देख लें, जब दहशतगर्दी का वो मामला हुआ और आर्मी पब्लिक स्कूल का सानिया हुआ, तो उसके ऊपर 20 नुकात रखे गए। 20 नुकात में से 16 नुकात जो सिविल हुकूमत के पास थे, जो उनके जुमरे में आते थे, उन्होंने उस पर अमल ही नहीं किया। 4 जो नुकात अफवाज पाकिस्तान का था, वो उन्होंने अपना अमल किया। दूसरी बात यह है कि ये मिसाक जमहूरियत के ऊपर तो बैठते हैं, क्या मिसाक गुर्बत करते हैं? क्या मिसाक मईशत करते हैं? क्या मिसाक दहशतगर्दी करते हैं? क्या मिसाक ज़रात करते हैं? क्या मिसाक कोविड करते हैं? क्या मिसाक कश्मीर करते हैं? तो क्या करते हैं भाई? मतलब सिर्फ अपना मफाद, अपनी ग़ात, अपनी अच्छा मौरूसियत का अब्दुल्ला पीछा साहब, छोड़ आखिरी दें। पाकिस्तान जो है अब मुतहम्मल नहीं आखिर हो में सकता।
आखिर में जो चेयरमैन पीडीएम मौलाना फजल रहमान साहब हैं, वो कहते हैं कि उन्हें भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। आप इससे इत्तेफाक करते हैं? फिर अल्लाह ही रहम फरमाए, अगर उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही तो फिर तो सब लेवल हो गए बाकी। इसका मतलब है, देखिए ना, अभी आपने बिलावल साहब की बात की, 300 यूनिट जो है वो उन्होंने कहा कि जी ठीक है, हम जो है वो उनके लिए सोलर पैनल लगाएंगे। भाई आप सोलर पैनल, एक गरीब का घर जो है वो बड़ी मुश्किल से एक मरले का घर नहीं होता, उसके ऊपर आप कितना बड़ा सोलर पैनल लगाएंगे जो 300 यूनिट के करीब बिजली प्रोवाइड करेगा। दूसरी बात यह है कि वो पैसे कहाँ से आएंगे, वो डॉलर कहाँ से आएंगे, वो इंपोर्ट करने की सलाहियत कहाँ से आएगी आपके पास, वो फंड क्या कहीं आपके लिए कोई बाहर से आएगा? झूठे दावे हैं फॉर गॉड सेक। दूसरी तरफ जो है वो लंदन और पेरिस बनाने चले हैं, जो आप वादे वहीद कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जनाब हम मईशत को यहाँ ले जाएंगे, कौम को नवाज दो। ओ भाई, कौम तो बस, कौम को कुछ ना दो, कौम को सुकून दे दो। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब्दुल्ला गुल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुन रहे थे अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, सरबराह नौजवान पाकिस्तान। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने सुना, हमने जो गुफ्तगू थी आपके सामने रखी। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।